पर उसी मिट्टी में गहरी दरारें भी थीं। कुछ लोग ऊंचे सिंहासनों पर बैठते थे और बाकी लोग उन्हीं सिंहासनों की मिट्टी में दबे रहते थे। कहने कि ये बालक भविष्य में महान बनेगा, पर इतिहास जानता था इस रात एक सारी दुनिया डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर के नाम से जानती है। तुमसे हमारा मान है, तुमसे हमारा संविधान अधिकारों का आधार है। भीमराव की मां भीमाबाई बीमार रहती थी। पिता रामजी सेना में थे, अनुशासन में ढले हुए, पर गहरी पीड़ा से भरे। भीमराव के जन्म के कुछ ही वर्षों में माता का निधन हो गया। एक रात पिता और छोटा भीमराव घर के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे थे। भीमराव धीरे से पूछता है, बाबा, माँ कहाँ चली गई? वहीं जहाँ दर्द नहीं होता बेटा। हमारे घर में दर्द क्यों होता है? स्कूल में सब हंसते हैं, कहते हैं मैं अछूत हूँ। अछूत क्या होता है बाबा? रामजी के लिए ये उत्तर आसान नहीं था। वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अछूत, ये शब्द दुनिया ने बनाया है बेटे, भगवान ने नहीं। लोग मानते हैं कि कुछ लोग छूने से भी गंदे हो जाते हैं, पर याद रखना, गंदगी शरीर में नहीं, सोच में होती है। तो मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया गलत है? तुम बिल्कुल गलत नहीं। एक दिन तुम भी बताओगे दुनिया को कि इंसान क्या होता है। भीमराव जब 8-9 साल के थे, तब एक दिन स्कूल में सारी कक्षा खेल कर लौटी। सब बच्चे मटके से पानी पी रहे थे, पर भीमराव दूर खड़े थे। गला सूख रहा था, पर कदम ठहर रहे थे। गुरुजी आए। भीम, तुम पानी क्यों नहीं पीते? गुरुजी, मटके को हाथ नहीं लगा सकता, सबको अच्छा नहीं लगेगा। मोहन, बोतल से पानी डाल दे इस पर, ऊपर से मुंह मत लगाना। भीमराव नम आंखों से गुरुजी को देखते हैं। गुरुजी, क्या मैं अलग हूँ? गुरुजी नजरें चुरा लेते हैं। एक बार पिता सरकारी काम से दूर गांव जा रहे थे। भीमराव और उनके भाई भी साथ थे। ट्रेन रात को एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहां से आगे जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ही एकमात्र साधन था। पिता ने गाड़ीवान से कहा, भैया, हम तीनों को आगे वाले गांव छोड़ दोगे? गाड़ीवान ने परिवार को देखा, उनकी जाति पहचान ली, मुंह बना के बोला, मेरी गाड़ी, तुम लोग बैठ जाओगे तो अपवित्र हो जाएगी। भीमराव ने पिता से पूछा, बाबा, हमारे साथ ऐसा ही होगा हमेशा? नहीं बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे रास्ता पूछेंगे, रास्ता रोकेंगे नहीं।
ये रात भीमराव के दिल में चुभकर जम गई। एक शाम स्कूल से लौटते हुए भीमराव अकेले रास्ते पर चल रहे थे। आसमान में बादल थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। भीमराव एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बैग और किताबों को भीगने से बचाने लगे। वे आकाश की ओर देखते हैं। भगवान, अगर मैं इतना बुरा हूँ तो मुझे इतना सोचने की ताकत क्यों दी? अगर मैं छोटा हूँ तो मेरे सवाल इतने बड़े क्यों हैं? हवा में सिर्फ बारिश की आवाज थी। कोई जवाब नहीं आया, पर भीतर एक आवाज उठी। मैं बदलूंगा, मैं बहुत कुछ बदलूंगा। और ये संकल्प आने वाले वर्षों की दिशा बन गया। भीमराव अब उम्र में आगे बढ़ रहे थे, पर उनके मन में बचपन की चोटें अभी भी कच्ची थीं। वे जान चुके थे कि इस समाज के रास्ते सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं हैं और उनके लिए लगभग बंद। लेकिन उन्होंने वही किया जो कमजोर मनुष्य शायद सोच भी ना सके। उन्होंने लड़ाई का मैदान चुना, किताबें। भीम, इतना क्यों पढ़ते हो बेटा? बाकी बच्चे शाम को खेल रहे हैं। बाबा, मैं खेल सकता हूँ, पर खेल कर क्या मिलेगा? पढ़कर शायद मैं बदल सकता हूँ वो सब जो मुझे चोट देता है। भीम फिर किताबों में खो गया। भीमराव अब बॉम्बे, मुंबई में थे। स्कूल बड़ा था, बच्चे अधिक सभ्य लगते थे, पर छुआछूत का दाना यहाँ भी मौजूद था। एक बार विज्ञान का प्रदर्शन था। बच्चे प्रयोग कर रहे थे। भीमराव अपने ग्रुप के पास पहुंचे ही थे कि एक बच्चा चिल्लाया, अरे भीम, मत छूना, हमारा सामान अपवित्र हो जाएगा। हाँ, इसे दूर रखो, ये अलग है। अलग? कैसे? क्या मेरे हाथ तुम्हारे हाथों जैसे नहीं? क्या मेरा खून लाल नहीं? बच्चे चुप हो गए। शिक्षक दूर से देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। भीमराव उस दिन घर लौटे तो उनके कपड़े तो सूखे थे, पर मन बिल्कुल भीगा हुआ था। पर उसी स्कूल में एक शिक्षक थे, कृष्ण काशीबा। उन्होंने भीमराव को बुलाया। भीम, आज तुम्हारी आंखें बुझी बुझी क्यों हैं? भीमराव ने पहले चुप्पी साधी, फिर टूट पड़े। गुरुजी, क्या मैं सच में अलग हूँ? क्या मैं मनुष्य नहीं? अगर मैं इतना बुरा हूँ तो फिर भगवान ने मुझे दिमाग क्यों दिया? कृष्ण काशीबा हिल गए। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं भीम, जो ये दुनिया नहीं देख पा रही है, मैं देख रहा हूं। तुम पत्थर नहीं, अग्नि हो। और याद रखना, अग्नि चाहे कितनी भी रोकी जाए, जलने का रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन याद रखें, ज्वाला जहां सब कुछ स्वाहा कर सकती है, वही रोशनी का स्रोत भी हो सकती है। तुम्हें यह चुनना है कि अपने अंदर आग का तुम कैसे प्रयोग करते हो। ये वाक्य भीमराव की जीवन यात्रा का प्रारंभिक ईंधन बन गया। एक रात पिता ने देखा। भीम, सो क्यों नहीं जाते? बाबा, एक बात बताऊं? हाँ बेटा, बताओ। सब कहते हैं ये समाज बदल नहीं सकता, पर बाबा, क्या कोई मनुष्य अपने विचार बदल नहीं सकता? बेटा, अगर कोई बदल सकता है तो तुम,
मैं बस यही विश्वास लेकर जीता हूं। समय बीतता गया। भीमराव की पढ़ाई देखकर कई उच्च अधिकारियों का ध्यान उन पर गया। एक दिन घर में डाक आई। भीम, बेटा, तुम्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला है, अमेरिका में। बाबा, क्या मैं सच में जाऊं? हाँ बेटा, और जितनी चोटें तुम्हें मिली हैं, उन सबको किताबों में दबा देना। वो रात भीमराव के जीवन की सबसे लंबी, सबसे चमकीली रात थी, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनका भविष्य कहीं दूर चमक रहा है। समुद्र बड़े लोगों के लिए रोमांच होता है, पर छोटे लोगों के लिए डर। पर भीमराव के लिए ये दोनों ही नहीं था। अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही भीमराव को हवा भी अलग लगी। शायद आजादी की थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग अलग अलग रंग, भाषा और संस्कृति के थे, पर एक बात नई थी, किसी की आंखों में भीमराव के लिए घृणा नहीं थी। एक दिन विश्वविद्यालय के गेट पर एक गोरी महिला मदद के लिए आगे बढ़ी। Excuse me, sir. Are you new here? Need help finding the library? भीमराव एक क्षण के लिए चौंक गए। किसी अजनबी ने उन्हें सर कहा था। Yes, library. I want to go there. महिला मुस्कुराकर बोली। Follow me. एक प्रोफेसर दूर से देखते हुए बोले, You must be Mr. Ambedkar. I heard about you. Yes, sir. I am Ambedkar from India. From India? Ah, I hear you've overcome many struggles to reach here. Struggle is the only thing I have known since childhood. प्रोफेसर उनकी आंखों में गहराई तक झांकते हैं। Then remember, this struggle shapes giants. भीमराव सुबह क्लास जाते, दोपहर लाइब्रेरी में, रात को अपने छोटे कमरे में किताबों से घिरे रहते। एक दिन उनके रूममेट ने हंसकर कहा, Ambedkar, do you ever sleep? Sleep belongs to people who don't have a war to fight. War? Which war? A war against ignorance. A war against injustice. रूममेट थम गया। वो नहीं जानता था कि ये युवा भारतीय कितनी सदियों के जख्म लेकर यहाँ पहुंचा है। विदेश में भीमराव को पहली बार महसूस हुआ कि स्वतंत्रता का सुख कैसा होता है। कोई ऊंच नीच नहीं पूछ रहा था। किसी की बोतल से पानी पी सकते थे, किसी के बगल में बैठ सकते थे, किसी के साथ खाना खा सकते थे। Ambedkar, your analysis is sharper than most scholars here. Sir, pain sharpens the mind. कुछ वर्षों बाद भीमराव को उनकी डॉक्टरल थीसिस पर गोल्ड मेडल मिला। पुरस्कार समारोह में प्रोफेसर ने कहा, Mr. Ambedkar, you are not just brilliant, you are historic. अमेरिका के बाद वे इंग्लैंड में लंदन गए, जहां उनका संघर्ष दुगुना था। न नौकरी, न पैसा, न कोई सहारा। एक बार महीने भर वे सिर्फ ब्रेड और चाय पर जिए। एक दोस्त ने पूछा, Ambedkar, why don't you take rest?
Rest. People like me rest only after the world changes. भारतीय धरा पर लौटना, अब अकेले नहीं हथियार लेकर। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं लौट रहा हूं, खाली हाथ नहीं। शिक्षा मेरा अस्त्र है, विचार मेरा वज्र है और सत्य मेरी ढाल। भीमराव ने धरती पर कदम रखा, मिट्टी को छुआ, हल्के से माथे से लगाया। यही मेरी जमीन है, यही मेरा रण क्षेत्र। भीम, मेरा बेटा लौट आया। भीमराव झुककर पिता के पैर छूते हैं। बाबा, मैं खाली हाथ नहीं आया। अब मेरे पास शब्द है, विचार है, तर्क है, इतिहास है। अब लड़ाई बराबरी की होगी बाबा। राम जी की आंखें भर आती हैं। बस बेटा, अपना आपा मत खोना। तुम आग हो, पर आग भी अगर संयमित हो तो सूरज बनती है। बाबा, मैं सूरज नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल सके। तू शान है, तुमसे हमारा संविधान, अधिकारों का आधार है। मुंबई की गलियों में जब डॉक्टर को भी छूने से डरते लोग, अब वे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। नाम के आगे डॉक्टर लग गया था, पर समाज की नजर में अभी भी वही पुरानी जाति। एक दिन वे किसी सरकारी दफ्तर में गए। फाइल में सुझाव लिखने थे। क्लर्क ने नाम पढ़कर कहा, अंबेडकर, आप वही है ना जो विदेश से पढ़कर आए हैं? जी, मैं ही हूं। आप उसी जाति के हैं ना? आपको किस जाति का सुझाव चाहिए? मनुष्य का या किसी खास वर्ग का? क्लर्क अवाक रह गया, जुबान पर ताला। पहला भाषण जब शब्दों ने भीड़ में आग लगा दी। तुम लोग मुझे बाबा साहेब कहते हो, पर जब तक तुम शिक्षा नहीं पाओगे, संगठित नहीं होगे, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक मेरा नाम कुछ भी हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। याद रखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक युवक ने हाथ उठाया। बाबा, हम पढ़े कहां से? स्कूल में घुसने नहीं देते, कुओं से पानी भरने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते। इसीलिए हम लड़ेंगे। जो दरवाजे बंद हैं, उनके सामने खड़े होंगे। कानून से, तर्क से, तरीके से, मारपीट से नहीं, सोच से। इस सोच से भीड़ में एक हलचल सी हुई, जैसे किसी ने सोए हुए शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा महाड़, वहां एक सार्वजनिक तालाब, चवदार तालाब। नीची जाति के लोगों को उस पानी को छूने तक की मनाही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने निश्चय किया, अब ये दीवार गिरेगी। उन्होंने पूरे इलाके में संदेश भिजवाया, महाड़ चलो। ये लड़ाई पानी की नहीं, समता की है। तुम्हारे जाने के बाद अगर हम पर हमला हो गया तो
हम पर जो होगा उसका इतिहास गवाह होगा। पर अगर आज हम खड़े न हुए तो आने वाली पीढ़ियां हम पर शर्मिंदा होंगी। हजारों लोग नारे लगाते हुए तालाब की ओर बढ़े। तालाब के पास ऊंची जाति के लोग रोष से भर उठे थे। कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने गालियां दी। एक युवा दलित लड़की ने डरते हुए कहा, बाबा, क्या सच में हम पानी छू सकते हैं? अम्बेडकर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तुम इंसान हो, तुम्हारा अधिकार है। आज अगर तुम डर गई तो आने वाली तुम्हारी बेटियां भी डरेंगी। डर को यही तालाब में छोड़ दो। डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़े। उन्होंने पानी की सतह पर नजर डाली, जैसे सदियों की परतें दिख रही हो। उन्होंने दोनों हथेलियों में पानी भरा, अपने मुंह तक ले गए और पी लिया। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर एक साथ हजारों हाथ आगे बढ़े। सबने पानी को छुआ, अपने कुछ घायल हुए, कुछ को गालियां दी गई। एक नौजवान गुस्से से भरकर बोला, बाबा, हम भी पत्थर उठा लेते हैं, हम भी मारते हैं इन्हें। नहीं, अगर तुमने पत्थर उठाए तो यह लड़ाई दो झगड़ालू जातियों की मानी जाएगी। और अगर तुमने रखा तो इतिहास कहेगा एक पक्ष इंसान था, दूसरा इंसान बना ही नहीं। युवक का गुस्सा आंखों से आंसू बनकर निकला। उसने पत्थर फेंक दिया, जमीन पर, दुश्मन पर नहीं। भाइयों और बहनों, आज तुमने पानी पीकर सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाई, तुमने अपने आत्मसम्मान की शुरुआत की है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी एक जाति से नहीं, हमारी लड़ाई उस सोच से